हेलो फ्रेंड्स, CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है, वही आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से बात करेंगे कि इस कैस्केडिंग वर्ड का क्या मतलब होता है। इसका बहुत बड़ा यूजेस है। जब हम एक ही एलिमेंट पर सेम स्टाइल्स अप्लाई करते हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स जब होता है तो ये कैस्केड रूल्स एक जो होता है वो इसे रिजॉल्व करता है कि कौन सा स्टाइल्स विन होगा, मतलब कौन से स्टाइल्स UI पर दिखाएगा। तो चलिए स्क्रीन पर देख लेते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैस्केड और स्पेसिफिसिटी एंड इनहेरिटेंस। तो कैस्केड के अंदर ही स्पेसिफिसिटी हम लोग पढ़ेंगे। तो कैस्केड का मतलब क्या होता है उसको जानने से पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ जो कैस्केड सॉल्व करेगा बाद में। तो यहाँ पर मैं VS कोड एडिटर में आ चुका हूँ और मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया कैस्केड एंड स्पेसिफिसिटी का, और दो फाइल्स बना लिया index.html और styles.css। तो index.html में आकर मैं सबसे पहले फाइल को लिंक करता हूँ link.css, प्लस थोड़ा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक H1 लेता हूँ ठीक, एंड एक पैराग्राफ जिसमें लॉरेम 10 वर्ड का कुछ भी लिख देते हैं, और एक H2 ठीक। तो मैंने यहाँ पर एक H1 पैराग्राफ और H2 ले लिया है। चलिए इस पर कुछ स्टाइल देते हैं H1 पे। तो H1 पर मैं कलर देता हूँ रेड। तो इसका स्टाइल क्या होगा, मैंने यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं इसे ऑन करता हूँ। देखिए H1 का स्टाइल्स रेड हो चुका है, और मैं इसे प्लस थोड़ा करता हूँ, बड़ा दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर H1 का स्टाइल्स रेड हो चुका है। क्या हो यदि मैं फिर से इसी H1 को और एक बार और कुछ दूसरा कलर दे दूँ, जैसे कि फिर से H1 लिखूँ और कलर ब्लू दे दूँ, ठीक। और यहाँ पर एक क्लास लगा देते हैं, क्लास हेडिंग, और आईडी भी लगा देते हैं, फर्स्ट हेडिंग, ठीक। और इसी H1 को मैं हेडिंग क्लास से सेलेक्ट करता हूँ, हेडिंग। यहाँ पर मैं कलर देता हूँ येलो, और उसी H1 को मैं आईडी सेलेक्टर से सेलेक्ट कर लेता हूँ, फर्स्ट हेडिंग, कलर ब्लू तो ऑरेंज, नहीं तो ग्रीन दे देते हैं, GR ग्रीन। तो देखिए मैंने एक H1 पर क्लास हेडिंग और आईडी फर्स्ट हेडिंग लगा दिया है, और इसी H1 को हम लोग कलर रेड दे रहे हैं, और इसी H1 को हम लोग कलर ब्लू दे रहे हैं, और इसी यूजिंग क्लास सेलेक्टर हम लोग कलर येलो दे रहे हैं, और आईडी सेलेक्टर से हम लोग कलर ग्रीन दे रहे हैं। तो आप बताइए इसमें से कौन सा स्टाइल्स अप्लाई होगा। तो जब ऐसा ही कुछ होता है, हम लोग भूल से या जानबूझकर अपने कोड में कभी भूल से लिख देते हैं, एक ही एलिमेंट पर हम लोग स्टाइल्स अप्लाई करने लगते हैं बाद में भी सेम चीज़। तो CSS ये जब कॉन्फ्लिक्ट्स आता है तो CSS कैस्केड रूल्स को फॉलो करता है और ये रोज रिजॉल्व करता है कि कौन सा स्टाइल्स UI पर दिखाना है। जैसे इस केस में एक ही H1 पर हम लोग इतने सारे मतलब कलर प्रॉपर्टीज देकर वैल्यू दे दिए, अलग अलग वैल्यू एक ही H1 एलिमेंट पर, मतलब सेम एलिमेंट पर हम लोग अलग अलग स्टाइल्स दे रहे हैं। तो देखिए इसमें से कौन सा अप्लाई हो रहा है। देखिए इसमें से ग्रीन अप्लाई हुआ, तो ये सब अप्लाई क्यों नहीं हुआ, येलो क्यों नहीं हुआ, ब्लू क्यों नहीं हुआ, या रेड क्यों नहीं हुआ, या ग्रीन ही अप्लाई क्यों हुआ। तो इसी सब क्वेश्चन का जवाब जो मिलता है वो हमें कैस्केड देता है। तो आपको अब प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि कैस्केड करता क्या है। कैस्केड रूल्स होता है जो जब हम लोग एक ही एलिमेंट पर स्टाइल्स देने लगते हैं तो वे डिटरमाइन करता है कि UI पर कौन से स्टाइल्स दिखाना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे ये डिसाइड होता है कि UI पर कौन सा स्टाइल्स दिखाना है। तो देखिए 4 लेयर्स कैस्केड रूल्स होता है, 4 लेयर्स ऑफ द CSS कैस्केड। देखिए
सबसे पहला होता है पोजीशन एंड ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, सोर्स ऑर्डर इसे कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक ही सेलेक्टर आप लीजिए, मतलब कि टाइप सेलेक्टर ले रहे हैं तो टाइप सेलेक्टर, जैसे हम लोग लेते हैं H1, कलर दे देते हैं येलो। तो अभी H1 का कलर क्या हो जाएगा, येलो। देखिए यहाँ पर इसका कलर येलो हो चुका है। और इसी H1 को, मतलब कि टाइप इसका सेलेक्टर का टाइप चेंज नहीं करना है, इसी H1 को मैं फिर से देता हूँ कलर ब्लू। तो देखिए जो सोर्स ऑर्डर है CSS कैस्केड में सोर्स ऑर्डर है, वह डिफाइन करता है कि जो सबसे लास्ट में ऊपर से जो सबसे लास्ट में आया होगा वही अप्लाई होगा UI पे, वही स्टाइल से अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए ब्लू हो गया। अब H1 को हम लोग फिर से दे देते हैं कलर ग्रीन। तो आप बताइए, अब एक ही देखिए H1 और H1 तीनों एक ही सिलेक्टर है, टाइप सिलेक्टर, और तीनों में हम लोगों ने कलर प्रॉपर्टी अलग अलग वैल्यू दे दिया है। तो सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, तो ये वाला H1 आ रहा है सबसे लास्ट में, और इस पर हम लोगों ने कलर ग्रीन दिया है। तो अब कौन सा स्टाइल्स अप्लाई होगा, ग्रीन। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ग्रीन आ चुका है। तो जब आप एक ही सिलेक्टर पर अलग अलग एक ही सेलेक्टर पर एक ही प्रॉपर्टी पर अलग अलग वैल्यू जब आप लोग देने लगते हो, तो जो सबसे लास्ट में लिखा होगा उसी का स्टाइल्स माना जाएगा। जैसे फिर से हम लोग H1 पर दे देते हैं कलर ये पर्पल। ठीक, देखिए ये पर्पल हो गया। यदि मैं इस H1 को यहाँ पर कर दूँ तो अब लास्ट में कौन सा आ गया, ये H1 लास्ट में आ गया। इस पर हम लोगों ने कलर ग्रीन दिया है, तो इस पर देखिए फिर से कलर ग्रीन हो गया। तो पहले ये होता है सोर्स ऑर्डर, आप उसे CSS में कहाँ रख रहे हैं, CSS स्टाइल्स के फाइल में आप उसे कहाँ रख रहे हैं। यदि आप उसे सबसे लास्ट में रख रहे हैं तो वो स्टाइल से अप्लाई होगा। तो ऊपर से देखते आता है। तो देखिए मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ H1। तो देखिए अप्लाई कौन हो रहा है, ग्रीन। और लेकिन जो हम लोगों ने लिखा होगा ये अपने स्टाइल्स डॉट अपने CSS फाइल में, वो सब यहाँ पर दिखाएगा H1 पर। तो मैं इसे ऊपर करता हूँ और इसमें जूम करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है H1 पर अभी अप्लाई हो रहा है ग्रीन, और इससे ऊपर था ये पर्पल कलर, उसके बाद था ब्लू। तो इसे मैं पर्पल कलर डायरेक्ट लिख देता हूँ, पर्पल। ठीक, तो ये पर्पल हो गया। तो देखिए सबसे ऊपर क्या था, येलो। तो यहाँ पर कट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये स्टाइल्स अप्लाई नहीं हो रहा है। तो सबसे ऊपर था येलो, तो येलो अप्लाई हो रहा था, लेकिन उसको ओवरराइड कर दिया ब्लू कलर ने। तो देखिए इसे ओवरराइड कर रहा है ब्लू, और ब्लू के बाद से हम लोग लिखा है पर्पल, तो इसे भी ओवरराइड कर दिया पर्पल ने। और पर्पल के बाद से हम लोगों ने लिखा है ग्रीन, तो इसे भी ओवरराइड कर दिया ग्रीन ने। मतलब यदि हम ग्रीन को अनटिक करेंगे, मतलब ग्रीन को अनटिक करने का मतलब ये स्टाइल्स ना लगे, तो कौन से स्टाइल्स लगेगा। यदि ये नहीं रहेगा, यदि मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, यदि नहीं रहेगा तो सबसे आखिरी में पर्पल कलर आ गया, तो अब कौन से स्टाइल्स अप्लाई हो जाएगा, पर्पल। तो इसे हम लोग यहाँ पर आने देते हैं। तो सबसे आखिरी में अब यहाँ पर आ गया ग्रीन, तो स्टाइल्स कौन अप्लाई होगा, ग्रीन। तो वही मैं दिखाना चाहता हूँ, जब अनटिक करेंगे तो इसका मतलब ये स्टाइल्स अब अप्लाई नहीं होगा। तो इस पर मैं अनटिक करूँगा तो देखिए पर्पल लग गया। तो देखिए यहाँ पर पर्पल भी हो गया, क्योंकि ग्रीन के जस्ट ऊपर ही पर्पल था। अब देखिए जैसे ही मैं पर्पल को अनटिक करूँगा, तो मान लीजिए मैंने पर्पल को अनटिक किया तो उसके ऊपर क्या आया, ब्लू, तो ब्लू लग जाएगा। तो इसे मैं पर्पल को अनटिक करूँगा, देखिए अनटिक किया तो ब्लू हो गया। और ब्लू के भी ऊपर क्या है, यदि मान लीजिए मैंने तीनों ये ग्रीन पर्पल और ब्लू को कमेंट कर दिया, तो सबसे बस यही बच गया H1 येलो। तो इसे भी मैं अनटिक करूँगा तो येलो लग जाएगा। तो देखिए शुरू में ऐसा था, जब हम लोगों ने ब्लू लिखा तो येलो के बाद ब्लू आया। यहाँ पर देखिए येलो के बाद से ब्लू आया, तो इस ब्लू ने येलो को ओवरराइड कर दिया। तो जैसे ये आया तो ब्लू लग गया। फिर से जैसे ही पर्पल आया तो उसने ब्लू को भी ओवरराइड कर दिया, क्योंकि वो सबसे लास्ट में था। पर्पल आया तो ब्लू को भी ओवरराइड कर दिया। और जब ग्रीन आया तो पर्पल को भी ओवरराइड कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ग्रीन दिखने लगा। इसका मतलब कि जो सबसे आखिरी में आएगा तो वही स्टाइल्स अप्लाई होगा UI पे। तो ये आपने समझ गए कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि यहाँ पे याद रखिए कि जो सेलेक्टर है उसका टाइप एक ही होना चाहिए। जैसे कि अब हम लोग क्लास सेलेक्टर से फिर से यही चीज़ करते हैं। जैसे हेडिंग है तो हम लोग हेडिंग दे देते हैं, और इस पर हम लोग कलर दे देते हैं रेड। ठीक, तो
यहाँ पर रेड हो चुका है। और यहाँ पर आपको सेलेक्टर नहीं बदलना है, हेडिंग ही देना है, क्लास सेलेक्टर ही, तो हेडिंग, तो यहाँ मैंने दे दिया कलर येलो। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर कौन सा कलर अप्लाई होगा UI पर, येलो, क्योंकि अपने एक ही सिलेक्टर है और एक ही प्रॉपर्टीज़ पर वैल्यू दिया है। तो सबसे लास्ट में कौन आया, ये वाला हेडिंग, तो इस पर अब येलो अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए येलो अप्लाई हो गया। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि पहले कलर रेड था, जैसे ही येलो आया तो इसे ओवरराइड कर दिया। और यदि इसी हेडिंग पर मैं इनसे कलर दे दूँ ग्रीन, तो ग्रीन येलो को भी ओवरराइड कर देगा, क्योंकि सबसे अब आखिरी में ग्रीन आ चुका है। तो देखिए ग्रीन हो चुका है इसका कलर। तो यही सोर्स ऑर्डर मैंने रखता है कि जो सबसे आखिरी में होगा वही स्टाइल्स अप्लाई होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इतना समझ में आ गया होगा कि सोर्स ऑर्डर अपीयरेंस कितना पोजीशन कितना मैटर करता है। अब हम लोग बात करेंगे, और कभी से मैं कह रहा था कि सेलेक्टर नहीं बदलना चाहिए, ऐसे में क्यों कह रहा था। देखिए अब क्या होगा, ये हेडिंग है तो हेडिंग पर आने देते हैं, इसे भी हटा देते हैं। और H1, तो इसका हम लोगों ने कलर दिया येलो, तो कलर क्या हो जाएगा, येलो। और क्या होगा यदि मैं अब H1 को नहीं, हेडिंग को अब मैं यूजिंग क्लास सेलेक्टर में इसे अब स्टाइल करना चाहूँ, तो क्लास सेलेक्टर की मदद से इसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो क्लास सेलेक्टर यहाँ पे भी इसी को टारगेट करेगा, इसी H1 को। तो इसलिए मैंने क्लास सेलेक्टर से इसको यहाँ पर लिख लिया है, और इस पर हम लोग कलर देते हैं ग्रीन। तो देखिए अब यहाँ पर ग्रीन अप्लाई होगा, देखिए ग्रीन अप्लाई हो रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ग्रीन अप्लाई इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये आखिरी में आया है। नहीं, इसे मैं यदि पहले भी रख दूंगा, तो देखिए इसे मैं पहले रख देता हूँ, तो जो हमने पिछले वाला पढ़ा था पोजीशन मैटर रखता है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो येलो अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि येलो आखिरी में आ चुका है। लेकिन देखिए कौन सा स्टाइल से अप्लाई हो रहा है, देखिए अभी भी ग्रीन हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो अब एक टर्म्स आता है स्पेसिफिसिटी। तो ये क्या होता है, तो इसे ही अब हम लोग समझ लेते हैं। तो ये देख लिए, और सोर्स एक ही जब टाइप पर एक ही सेलेक्टर टाइप पर आप लोग स्टाइल्स देते हैं, जो सबसे आखिरी में आता है और वही स्टाइल्स विन होता है। और यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग ने क्लास सेलेक्टर यूज कर लिया है। यदि ये H1 ही रहता, टाइप सेलेक्टर दोनों रहता, तो येलो ही शो होता, लेकिन ये क्लास सेलेक्टर था इसलिए ग्रीन शो हुआ। तो क्लास सेलेक्टर टाइप सेलेक्टर को ओवरराइड कर दिया। तो मतलब कि इसके हिसाब से देखा जाए तो क्लास सेलेक्टर का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है रेदर दैन कि H1, मतलब कि टाइप सेलेक्टर। तो देख लेते हैं, एक टर्म आता है स्पेसिफिसिटी। तो देखिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर जब हम होवर कर रहे हैं तो देखिए इसे क्या दिखा रहा है, देखिए इस पर दिखा रहा है सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी 001, ठीक। और इस पर हम लोग होवर कर रहे हैं, देखिए इसे क्या दिखा रहा है 010। तो यहाँ पर देखिए 001 दिखा रहा है, और यहाँ पर दिखा रही है 010। तो ये स्पेसिफिसिटी क्या है, तो जिसका जितना ज़्यादा स्पेसिफिसिटी रहेगा वही स्टाइल्स विन कहलाएगा, मतलब कि वही UI पर शो होगा। तो देखिए यहाँ पर 4 होते हैं, तो यहाँ पर तो 3 दिखा रहा है, इसमें इस पर होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पर 3 कोमा के अंदर दिखा रहा है। तो एक इनलाइन स्टाइल्स होता है। इनलाइन स्टाइल्स क्या होता है आपको पता है, तो इनलाइन स्टाइल्स का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि ये हेडिंग अभी अप्लाई कौन सा हो रहा है, ये ग्रीन हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग सब हटा देते हैं। CSS फाइल एकदम क्लीन है, और यहाँ पर H1 पे आते हैं हम लोग और यहीं पे स्टाइल देते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पर स्टाइल देते हैं तो इसे इनलाइन स्टाइल कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दे दिया कलर ग्रीन, ठीक। तो देखिए यहाँ पर कलर ग्रीन हो चुका है। और अब यहाँ पर आप लोग कितने भी स्टाइल्स देते रह जाएंगे तो वो ग्रीन ही रहेगा, क्योंकि जो इनलाइन स्टाइल्स का इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए मैं यहाँ पर हेडिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ, हेडिंग कलर रेड, देखिए इसका कलर रेड नहीं हो रहा है। और मैं आईडी सेलेक्टर से इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट हेडिंग था उसका आईडी सेलेक्टर, फर्स्ट हेडिंग, और मैं इसको कलर कर देता हूँ ब्लू। देखिए ब्लू भी नहीं आया, मतलब कि इस पर आप अच्छा H1 से भी इस तरफ दिखा देता हूँ मैं आपको, कलर
ये वाला ग्रीन, तो ये भी नहीं आया। देखिए सब यहाँ पर ओवरराइड हो जा रहे हैं, सबको ओवरराइड कर कर ये स्टाइल्स विन हो जा रहा है। तो ये स्टाइल्स विन हो रहा है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसे इनलाइन स्टाइल्स कहते हैं। तो इनलाइन स्टाइल्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। यदि आपने यहाँ पर इनलाइन स्टाइल्स में कोई स्टाइल सेट कर दिया और CSS में आप आकर यहाँ पर उसी स्टाइल्स को फिर से दे रहे हैं, तो इनलाइन स्टाइल्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा, वही विन्स होगा, मतलब वही UI पर दिखेगा। यहाँ पर आप कितना भी क्लास सेलेक्टर यूज कर ले और ID सेलेक्टर, टाइप सेलेक्टर उस एलिमेंट्स को टारगेट कर ले, लेकिन यहाँ का कोई मायने नहीं रखेगा। एक बार यहाँ पर स्टाइल के अंदर यहाँ पर कोई भी स्टाइल अप्लाई हो गया तो इसे इनलाइन स्टाइल्स कहते हैं। ठीक, अब देखिए तो A नंबर पर जो यहाँ पर ABCD यहाँ पर जो दिखा रहा है, तो A नंबर पर है इनलाइन स्टाइल्स। ठीक, तो 1 और 0, मतलब कि इनलाइन स्टाइल्स है तो 1 दिखाएगा और इनलाइन स्टाइल्स नहीं है तो 0 दिखाएगा। तो इनलाइन स्टाइल्स हम लोग को जल्दी देना नहीं है, हम लोग कोई भी स्टाइल्स देंगे CSS फाइल में देंगे। तो यहाँ से हम लोग अब हटा देते हैं, तो हम लोग हटा देते हैं और इससे भी हम लोग पूरा क्लीन कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिखा रहा है नंबर ऑफ ID सेलेक्टर, तो जो B नंबर पर है वहाँ पर ID सेलेक्टर का नंबर दिखाता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इनलाइन स्टाइल्स का, उसके बाद से होता है ID सेलेक्टर का। तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ID है फर्स्ट हेडिंग, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ फर्स्ट हेडिंग। ठीक, तो यहाँ पर ID देने के लिए यहाँ पर मुझे हैश लगाना होगा और यहाँ मैं दे देता हूँ कलर येलो ग्रीन। तो यहाँ पर UI में येलो ग्रीन आ चुका है। तो यहाँ पर अब होवर करते हैं तो देखिए इसका स्पेसिफिसिटी दिखा रहा है 100। तो जो यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू थी वो तो इनलाइन स्टाइल्स थी, तो यहाँ पर 3 वैल्यू है, मतलब कि ये ID से कैलकुलेट हो रहा है। तो सबसे पहले दिखा रहा है 1, मतलब कि यहाँ पर इससे हम लोगों ने ID सेलेक्टर की मदद से सेलेक्ट किया है। 1 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने एक बार इसे सेलेक्ट किया है। यदि देखिए मैं इसे एक और हैशटैग लगाकर और फर्स्ट हेडिंग दे दूँ, फर्स्ट हेडिंग, देखिए अब यहाँ पे दिखा रहा है 2, तो इसी चीज़ को मैंने फिर से एक बार सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर ID दिखा रहा है फर्स्ट, तो इस तरफ से आप पढ़ सकते हैं 100। ठीक, तो जिसकी ज़्यादा स्पेसिफिसिटी होगी वही विन्स होगा। ठीक, तो इनलाइन स्टाइल्स के बाद से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसका होता है? ID सेलेक्टर के बाद, ID सेलेक्टर का। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने डायग्राम दिखाया है कि मान लीजिए एक पैराग्राफ है, यूजर यहाँ इसमें लिखा है हेलो, तो ID सेलेक्टर से हम लोग इसे कलर रेड करते हैं, तो इसका स्पेसिफिसिटी हो जाएगा 100, मतलब कि 100। और यहाँ पर यूजिंग क्लास सेलेक्टर, तो इसका स्पेसिफिसिटी होता है 10। तो यहाँ पर देखिए 100 बड़ा है कि 100, तो अप्लाई कौन होगा, मतलब कि स्पेसिफिसिटी किसका ज़्यादा है 100, तो अप्लाई होगा कलर रेड। तो थर्ड नंबर पर जो C पर आता है क्लास सेलेक्टर आता है, और D नंबर पर आता है टाइप सेलेक्टर। तो सबसे ज़्यादा मायने रखा जाएगा इनलाइन स्टाइल्स, उसके बाद से ID सेलेक्टर, उसके बाद से क्लास सेलेक्टर, उसके बाद से टाइप सेलेक्टर। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट हेडिंग, और यहाँ पर हम लोग हेडिंग देते हैं, कलर देते हैं रेड। ठीक, तो अब बताइए इन दोनों में से कौन सा अप्लाई होगा कलर, तो इसे हम लोग कैसे देखेंगे स्पेसिफिसिटी से। तो चलिए इसे देख लेते हैं, इस पर होवर करते हैं तो इसका स्पेसिफिसिटी दिखा रहा है 100, और यहाँ पर होवर करते हैं देख लेते हैं इसका स्पेसिफिसिटी दिखा रहा है 10। तो स्पेसिफिसिटी किसका ज़्यादा है? ID सेलेक्टर का। तो अप्लाई कौन होगा? ID सेलेक्टर में जो स्टाइल्स लिखा होगा वही। चलिए देख लेते हैं, येलो ग्रीन होना चाहिए, देखिए यहाँ पर येलो ग्रीन हुआ है। अब हम लोग टाइप सेलेक्टर देख लेते हैं H1, यहाँ पर कलर दे देते हैं ब्लू। ठीक, और इसे कमेंट कर देते हैं। तो अब देखिए ये क्लास सेलेक्टर है और ये टाइप सेलेक्टर, तो दोनों में से कौन जीतेगा, मतलब कौन से स्टाइल्स अप्लाई होगा जिसका स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होगा। तो चलिए होवर करके देख लेते हैं, इसका है 10, क्लास सेलेक्टर का 10 स्पेसिफिसिटी होता है, और जो टाइप सेलेक्टर है उसका 1 होता है। 10 बड़ा है कि 1, 10, तो अप्लाई कौन होगा? क्लास सेलेक्टर। तो चलिए देख लेते हैं, रेड अप्लाई होना चाहिए, देखिए रेड अप्लाई हुआ है, तो इसी को स्पेसिफिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इसे भी कर देता हूँ, तो इसका
इसका स्पेसिफिसिटी कितना है 100, ठीक। और इसका स्पेसिफिसिटी है 100 और इसका है 10, क्लास सेलेक्टर का 10 होता है और इसका है 1। तीनों में से अप्लाई कौन होना चाहिए, आईडी सेलेक्टर। तो देखिए यहाँ पे आईडी सेलेक्टर, यदि मैं इसे अनटिक कर दूंगा तो अब बचा हेडिंग और क्लास सेलेक्टर और टाइप सेलेक्टर। तो हेड क्लास सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर का स्पेसिफिसिटी होता है 10 और टाइप सेलेक्टर का होता है 1, तो अप्लाई होगा क्लास सेलेक्टर से। जैसे मैं इसे अनटिक करता हूँ तो देखिए कलर रेड आ गया, क्योंकि इसका स्पेसिफिसिटी है 10। देखिए यहाँ पर होगा करने पर दिखा भी रहा है। जैसे मैं इसे अनटिक करूँगा तो टाइप सेलेक्टर हो यहाँ पर लग जाएगा, ठीक। तो जिसका जितना ज़्यादा स्पेसिफिसिटी होगा वही जीतेगा। ये वर्ड बहुत ही मतलब कि कमाल का है, प्रोनाउंस ही नहीं जल्दी करने आता है। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया इनलाइन स्टाइल्स। तो इनलाइन स्टाइल्स एक बार दे दिया तो इसका होता है 1000। तो आप कितने भी ज़्यादा देते रह जाएंगे आईडी सेलेक्टर, तो आप लोग सोचेंगे कि आईडी सेलेक्टर का होता है आईडी सेलेक्टर कितना होता है 100, तो मैं 10 बार दे दूँगा 11 बार दे दूँगा तो वे इनलाइन स्टाइल्स को ओवरराइड कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरफ से देखा जाए तो इसका 1100 हो जाएगा और इनलाइन स्टाइल्स का 1000 ही है। तो अब जीतना चाहिए आईडी सेलेक्टर। तो ऐसा कैलकुलेट इस तरह से कैलकुलेट नहीं होता है, तो इसे डायरेक्ट 100 और 10 और 1 नहीं पढ़ते हैं। तो इसे देखिए ABCD, तो जो आखिरी में वैल्यू है D C से ओवरराइड करता है और जो C है इसे B ओवरराइड कर देगा और जो B है उसे A ओवरराइड कर देगा। तो इस तरह से इसे हम लोग पढ़ते हैं। और जो ये ABCD लिखे हैं ये नंबर्स को दिखाते हैं, जैसे कि हम लोग जितने बार आईडी सेलेक्टर यूज करेंगे उतना दिखाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं हेडिंग लिखता हूँ कलर ब्लू। चूँकि ये क्लास सेलेक्टर है तो इसका स्पेसिफिसिटी कितना होगा 10। तो अब देखिए फिर से मैं इसे फिर से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो 2 बार मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो अब इसका 20 हो जाना चाहिए। तो देखिए 2, तो इसे हम 20 नहीं पढ़ते हैं। ये सेकेंड जो यहाँ पर वैल्यू है यहाँ पे वह क्लास सेलेक्टर को दिखा रही है, क्योंकि यहाँ से आईडी सेलेक्टर से काउंट हो रहा है इस फाइल में, क्योंकि इनलाइन स्टाइल्स हम लोग यहाँ पर काउंट नहीं कर रहे हैं। तो पहला आईडी सेलेक्टर, दूसरा क्लास सेलेक्टर। तो 2 बार हम लोगों ने क्लास सेलेक्टर यहाँ पर यूज़ कर लिया, इसलिए यहाँ पर 2 दिखा रहा है। तो नंबर देखिए यहाँ पर कितना दिखा रहा है 2। और यहाँ पर देखिए मैं फिर से एक बार इसी चीज़ को हेडिंग को कलर दे देता हूँ रेड। तो इसे हम लोग एक बार करके देखते हैं पहले। तो इसका देखिए कितना है स्पेसिफिसिटी, इसका यहाँ पर 1 दिखा रहा है और इसका कितना दिखा रहा है, इसका भी 1 दिखा रहा है। तो दोनों का जब स्पेसिफिसिटी बराबर होता है तो अब हम लोग देखते हैं कि नीचे मतलब कि आखिरी में कौन आ रहा है। यदि दोनों का स्पेसिफिसिटी बराबर होता है तो दोनों का जब बराबर है तो आखिरी में कौन आ रहा है ये, तो कलर कौन अप्लाई होगा रेड। तो देखिए यहाँ पर रेड अप्लाई हो चुका है। अब हम लोग पहले वाले का स्पेसिफिसिटी बढ़ा देते हैं। तो कैसे बढ़ाएंगे, इसी चीज़ को हम लोग एक बार और हेडिंग लिख देते हैं, ठीक। तो इसका देखिए कितना हो गया 2। तो इसका हम लोग कितने बार क्लास सेलेक्टर यूज़ कर लिया 2 बार। तो इस तरफ से आप जनरली पढ़ सकते हैं 20, ठीक। तो इसका देखिए 2 हो गया और यहाँ पर भी कितना है 1। तो स्पेसिफिसिटी किसका ज़्यादा है, पहले वाले का। तो अब क्या होना चाहिए, कलर इसका क्या होना चाहिए ब्लू। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा ब्लू। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि यदि स्पेसिफिसिटी बराबर है दोनों का तो CSS देखता है कि आखिरी में कौन आ रहा है। यदि बराबर नहीं है तो देखता है कि स्पेसिफिसिटी किसका बड़ा है, तो जिसका बड़ा रहेगा वही अप्लाई हो जाएगा CSS में, ठीक। तो यहाँ पर आपने देख लिया। तो यहाँ पर आप कितना भी हेडिंग यूज कर लें, जैसे कि हेडिंग फिन से यूज कर लिया, फिन से यूज कर लिया। तो यहाँ पर देखिए 4 बार मैंने यूज किया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसे मैं एक बार देख लेते हैं कि आईडी का कितना होता है। क्या था इसका, फर्स्ट FIRST, फर्स्ट हेडिंग। इसे हम लोग कलर देते हैं येलो। तो इसका देखिए इसका है, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 100, ठीक। तो देखिए यहाँ पर 100 दिखा रहा है। इसे हम लोग 100 नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहला वैल्यू है, मतलब ये इन दोनों को ओवरराइड कर देगा, तो 1, ठीक। तो यदि आप इसे 100 पढ़ते हैं, यदि इसे हम लोग 100 पढ़ते हैं तो इस हिसाब से इसका भी कितना है 40, मतलब कि 6 बार हम लोग इसे और लिख देंगे तो ये आईडी सेलेक्टर को ये ओवरराइड कर देगा। तो देखिए मैं इसे 4 बार तो हो चुका है, 4 बार ये 8 बार हो चुका और 2 बार और
हेडिंग डॉट हेडिंग। तो अब देखिए इसका कितना हो गया, देखिए यहाँ पर सेकेंड वैल्यू यहाँ पर नहीं आया, तो इस हिसाब से ये 100 हो चुका है और ये भी 100। ठीक, तो उसे हम लोग एक और बढ़ा देते हैं, GADING। ठीक, इतना हम लोगों ने उसी चीज़ को बार बार लिख दिया है क्या करने के लिए, स्पेसिफिसिटी बढ़ाने के लिए। अब हम लोग देखते हैं, देखिए अभी भी येलो है क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कितना भी क्लास सेलेक्टर यूज किया, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 11। जब यहाँ पर कोई वैल्यू आ जाएगा तो वही अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पर वैल्यू आ चुका है 1, तो इस तरफ से आप 100 पढ़ेंगे तो ये गलत माना जाएगा। ठीक, लेकिन इस तरफ ज़्यादा आप ये नहीं लगा रहे हैं तो उस तरफ से आप पढ़ सकते हैं ईजी होने के लिए, मतलब कि आसानी से। तो यहाँ पर हेडिंग लिख लेते हैं। तो अभी ऑफकोर्स आईडी सेलेक्टर का स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है तो यही होगा, तो येलो ही है। ठीक, तो यहाँ पर ए दिखाता है इनलाइन स्टाइल्स, और सेकेंड दिखाता है बी आईडी सेलेक्टर, और सी दिखाता है क्लास सेलेक्टर, और डी दिखाता है टाइप सेलेक्टर। तो यदि आपने टाइप सेलेक्टर यूज किया होगा और उसके बाद से हम लोग क्लास सेलेक्टर यूज करेंगे तो ये इसे ओवरराइड कर देगा, तो क्लास सेलेक्टर का स्टाइल्स लग जाएगा। यदि आपने क्लास सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर यूज किया होगा तो सी को बी ओवरराइड कर देगा, मतलब कि आईडी सेलेक्टर लग जाएगा। यदि आपने आईडी सेलेक्टर और इनलाइन स्टाइल्स यूज किया होगा तो बी को भी ए ओवरराइड कर देगा, मतलब इनलाइन स्टाइल्स लग जाएगा। तो इसे कहते हैं स्पेसिफिसिटी। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है आईडी का, देखिए सेकेंड से 1, मतलब एक बार हम लोगों ने इसे सेलेक्ट किया है तो 100। क्लास और टाइप इसमें हम लोगों ने यूज नहीं किया है। और यूज़र का देखिए 001, तो ये सेकेंड नंबर पर, मतलब कि थर्ड नंबर पर आ रहा है। टाइप सेलेक्टर का सबसे आखिरी में होता है 1, इसीलिए जब हम टाइप सेलेक्टर को ओवरराइड करता है क्लास सेलेक्टर को ओवरराइड करता है आईडी सेलेक्टर, और आईडी सेलेक्टर को भी ओवरराइड कर देता है इनलाइन स्टाइल्स। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनलाइन स्टाइल्स का होता है। और देखिए यदि हम लोग क्या करते हैं, इसका स्पेसिफिसिटी देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 100। तो जो सेकेंड यहाँ पर वैल्यू है वे क्या दिखाता है, क्लास सेलेक्टर। तो देखिए यहाँ पर मैं क्लास यूज करूँ डॉट हेडिंग, तो ये उसी एलिमेंट को दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पर दिखा है 100, तो 1 दिखा रहा है कि आपने एक बार आईडी सेलेक्टर यूज किया है, 1 दिखा रहा है आपने एक बार क्लास सेलेक्टर यूज किया है, तो इसका उतना स्पेसिफिसिटी 100 हो गया। और यदि मैं फिर से फर्स्ट हेडिंग लिख दूँ रेड, तो इस पर देखिए इसका कितना हो गया 100, और इसका कितना है 100। तो अब आप बताइए कौन सा अप्लाई होना चाहिए, येलो, क्योंकि उसका स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है। देखिए जैसे मैं इसे अनटिक करूँगा तो ये रेड कलर लग गया। तो यहाँ पर भी इसका देख सकते हैं स्पेसिफिसिटी 100, और इसका कितना है स्पेसिफिसिटी 100। ठीक, तो इसका ज़्यादा है इसलिए ये कलर लग गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्पेसिफिसिटी समझ में आ गया होगा। यदि दोनों का स्पेसिफिसिटी बराबर है तो सोर्स ऑर्डर देखा जाता है कि सबसे लास्ट में कौन आ रहा है। तो आप लोगों ने देख लिया। इस चार्ट को हमेशा आप याद रखिएगा कि यदि आपने एक ही एलिमेंट्स पर आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, टाइप सेलेक्टर ये सब लिख दिया तो कौन सा स्टाइल्स अप्लाई होगा, तो वही अप्लाई होगा जिसका स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए क्लास सेलेक्टर और एट्रीब्यूट सेलेक्टर और सूडो क्लासेस का एक ही स्पेसिफिसिटी होता है, और टाइप सेलेक्टर सूडो एलिमेंट्स इसका भी, और यूनिवर्सल सेलेक्टर का शायद 0 होता है। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर का भी देख लेते हैं। देखिए इसका 000। तो इस यूनिवर्सल सेलेक्टर किसे कहते हैं, जैसे हम कलर दे दिया रेड, तो जो सभी पर अप्लाई हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर सभी पर अप्लाई हो गया, मतलब यूनिवर्सल सभी पर अप्लाई हो जाएगा। ये स्टाइल सभी HTML के आपके HTML में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब पर अप्लाई हो जाएगा ये कलर। तो इसलिए इसका सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी 000 है। ठीक, तो याद रखिएगा इसका 000 होता है। तो आपने ये देख लिया सोर्स ऑर्डर कि एक ही सेलेक्टर है, मतलब दोनों इक्वल हैं, तो सबसे आखिरी में जो आएगा वो डिज़ाइन, मतलब कि उसका स्टाइल्स लग जाएगा।
और इसमें कौन सा विंस होगा। अब हम लोग देख लेते हैं एक और चीज़ मैटर करता है, ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या होता है, तो देखिए एक होता है यूजर एजेंट स्टाइल शीट्स, जो ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट लगाया होता है लिंक, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ से हम लोग ने CSS में से पूरा कोड हटा चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि H1 का, H2 का, ये सब का फ़ॉन्ट बड़ा दिखा रहा है। तो HTML हम जब डिज़ाइन करते थे तो देखते थे कि जो लिंक का एंकर टैग का जो कलर होता है ब्लू होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एक और हम लोग एंकर टैग लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं होम। ठीक, तो इसका कलर देखिए ब्लू दिखा रहा है। ठीक, तो ये ब्लू दिखाना, और यहाँ पर टेक्स्ट कौन सा बोल्ड होना चाहिए, कौन सा बोल्ड नहीं होना चाहिए, फ़ॉन्ट फैमिली क्या यूज होगा, ये सब ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट लगाए होते हैं। तो उससे कहते हैं यूजर एजेंट स्टाइल शीट्स। देखिए मैं इस H1 पर सेलेक्ट करता हूँ और सबसे मैं ऊपर हूँ, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है यूजर एजेंट स्टाइल शीट्स। तो देखिए यहाँ फ़ॉन्ट साइज दिखा रहा है 2am 32 पिक्सल्स। तो देखिए इसका फ़ॉन्ट साइज कितना होगा, 32 पिक्सल्स। तो यहाँ पर सब दिखा रहा है, मार्जिन कितना लगा हुआ है, फ़ॉन्ट वेट क्या है, और ये सब। तो ये ब्राउज़र जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही स्टाइल्स कुछ सेट कर रखे होते हैं कि सिर्फ HTML का वेबसाइट बने तो भी थोड़ा सुंदर दिखे, H1 थोड़ा बड़ा दिखे, H2 थोड़ा छोटा दिखे, तो उसे यूजर एजेंट स्टाइल शीट्स कहते हैं। देखिए मैं एंकर पर आ जाता हूँ, देखिए यहाँ पर भी लिखा है कलर क्या होना चाहिए, कर्सर पॉइंटर मतलब इस पर मैं यहाँ पर ले जाऊँगा तो ये हाथ बनकर इस तरफ आ जा रहा है। देखिए तो इसको पॉइंटर कहते हैं। तो ये होना चाहिए टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। तो ये मैंने बताया था टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन करने से नीचे अंडरलाइन आ जाता है। तो ये यूजर एजेंट स्टाइल शीट तो पहले से ही ये स्टाइल्स किया हुआ है। तो वे स्टाइल्स जो ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट लगाए होते हैं, पहले से ही कुछ स्टाइल्स किए होते हैं सभी एलिमेंट्स पर, तो उसे यूजर एजेंट स्टाइल शीट्स कहते हैं। देखिए पेज बॉक्स मॉडल मैंने आपको मार्जिन पैडिंग ये सब कुछ बताया था। तो देखिए यहाँ पर यह थोड़ा सा गैप दिख रहा है, तो ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन भी लगाया होता है। मैं जाता हूँ HTML पे और यहाँ पर मैं इसे थोड़ा नीचे कर देता हूँ बॉडी। तो देखिए ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर देखिए तो कंटेंट हो गया, और ये बॉर्डर तो नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन लगाया है 8। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, देखिए यूजर एजेंट स्टाइल शीट बॉडी पर लगा है 8 पिक्सल्स। तो ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन भी लगाया होता है कि थोड़ा अच्छा दिखे 8 पिक्सल्स। तो इसे कहते हैं यूजर एजेंट स्टाइल शीट, जो ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट लगाए होते हैं। जैसे लिंक का कलर ब्लू होना चाहिए, लिस्ट हम लोग दिखाएं तो वे डॉट जो कर आता है वह आना चाहिए। फिर से H1 का फ़ॉन्ट साइज़ कितना होना चाहिए, कौन सा बोल्ड होना चाहिए, कौन सा कितना बोल्ड होना चाहिए। ठीक, तो ये सब कुछ ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट लगाए होते हैं, उसे यूजर एजेंट स्टाइल शीट्स कहते हैं। और देखिए यहाँ यूजर एजेंट स्टाइल शीट्स को ओवरराइड करता है, मतलब कि यूजर एजेंट स्टाइल शीट्स को ओवरराइड करता है ऑथर स्टाइल शीट जो हम लोग लिखते हैं। जैसे हम लोग कुछ भी चीज़ लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग जैसे हेडिंग लिख दिया और कलर लगा दिया रेड, तो इसे कहते हैं ऑथर स्टाइल शीट्स। तो ऑथर स्टाइल्स जो हम लोगों ने लिखा है ऑथर स्टाइल्स, देखिए यहाँ पर कलर रेड आ चुका है। तो इस H1 पर हम लोग सेलेक्ट करते हैं, देखिए तो H1 कलर रेड आ चुका है। जैसे मैं इसे अनटिक करूँगा तो इसका कलर ब्लैक हो जाएगा। जैसे मैं अनटिक से कलर ब्लैक हो चुका है, तो अब कौन सा लग गया, यूजर एजेंट स्टाइल शीट्स। ठीक, तो ये लग चुका है। और यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट साइज मान दे दूँ, फ़ॉन्ट यहाँ से हम लोग सेट भी कर सकते हैं 50 पिक्सल मैंने दे दिया। ठीक, देखिए इस पर ये वाला जो यूजर एजेंट स्टाइल शीट्स है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए इसे मैं अनटिक करता हूँ तो फ़ॉन्ट साइज अभी कितना है, 32 पिक्सल्स। यूजर एजेंट स्टाइल शीट्स ने बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ने लगाया हुआ है। ऑथर स्टाइल शीट जो हम लोगों ने अपने से यहाँ पर कोड कर अपने से सेट किया है। तो ये फ़ॉन्ट साइज मैंने किया तो इसे ओवरराइड कर दिया। तो यूजर एजेंट स्टाइल शीट्स को कौन ओवरराइड करता है, ऑथर स्टाइल शीट, जो डेवलपर्स लिखे होते हैं अपने CSS फाइल में। ठीक, तो ये भी मैंने होता है। तो देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या मैंने रख रहा था कि सोर्स ऑर्डर क्या है, सबसे आखिर में जो आएगा वह उसको मैंने रखा जाएगा। और उसके बाद से आया स्पेसिफिसिटी, जिसका जितना ज़्यादा स्पेसिफिसिटी होगा वो वही विंस होगा। और उसके बाद से देखिए ओरिजिन आया, तो ओरिजिन भी मैटर करता है। यूजर एजेंट स्टाइल शीट्स को ओवरराइड कर देता है ऑथर स्टाइल शीट, मतलब कि हम लोग जो कुछ लिखेंगे तो यूजर एजेंट स्टाइल शीट्स को ओवरराइड कर देगा, तो हमारा स्टाइल लगेगा। और यूजर स्टाइल शीट्स क्या होता है,
जो यूज करते हैं ब्राउज़र्स को, तो ब्राउज़र्स मतलब कि वेबसाइट्स को। तो देखिए यहाँ मैं W3 Schools पर आ गया, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो ये तो मैंने बनाया नहीं है, तो मैं इसे यूज कर रहा हूँ। तो इससे कहते हैं यूजर स्टाइल्स। तो कुछ ऐसे ब्राउज़र एक्सटेंशन होते हैं, हम लोगों ने बात किया था एक्सेसिबिलिटी HTML में, जो स्क्रीन रीडर कुछ होते हैं वो पढ़ते हैं, ठीक, उसमें मैंने डिटेल्स में बात किया था। तो वैसे ही कुछ ब्राउज़र एक्सटेंशन होते हैं जो उन लोगों के लिए कोई आई से थोड़ा सा मतलब कि कोई उसको बीमारी है कोई आई से रिलेटेड, तो वे कुछ ब्राउज़र एक्सटेंशन होते हैं जो उसका टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट साइज है वे बड़ा कर देते हैं। चाहे अपने से सेटिंग से कुछ हम लोग सेटिंग भी कर सकते हैं ब्राउज़र में कि ये स्टाइल्स हो जाए, तो वे यूज़र अपने स्टाइल्स करते हैं। यूज़र जो यूज कर रहे हैं वेबसाइट को, तो वे ऑथर स्टाइल्स शीट्स को भी ओवरराइड कर देते हैं। तो यूज़र एजेंट सबसे लो है, इसको ओवरराइड करता है ऑथर स्टाइल से जो हम लोग डेवलपर्स लिख रहे हैं, और इसे भी ओवरराइड करता है यूज़र स्टाइल्स। अब आता है इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस एक है, इसको कहते हैं, ये भी शायद थर्ड था, तो ये 4th नंबर है। बताएं एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड। तो इम्पोर्टेंट कीवर्ड क्या करता है, आपने इनलाइन स्टाइल्स लगाया हो, चाहे एडी सेलेक्टर लगाया हो, चाहे कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी आ रहा हो, तो सब कुछ को किल कर देता है। मतलब कि यदि आपने इम्पोर्टेंट कीवर्ड लगा दिया तो वही स्टाइल से अप्लाई होगा। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हेडिंग है, तो यहाँ पर हैशटैग फर्स्ट, हेडिंग को मैंने कलर दे दिया रेड, तो इसका कलर क्या हो जाना चाहिए, रेड। और क्लास सेलेक्टर में दे देता हूँ हेडिंग कलर ग्रीन, इसका कलर क्या हो जाना चाहिए, ग्रीन नहीं, क्योंकि अब तक तो आप समझ गए हो कि ग्रीन क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि इसका स्पेसिफिसिटी इसका देख लीजिए 010 है और इसका कितना है 100, तो इसका ज़्यादा है, इसलिए ये अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन यदि हम यहाँ पर सेमीकोलन के लेफ्ट साइड मतलब सेमीकोलन लगाने से पहले ही यदि हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क और इम्पोर्टेंट कीवर्ड लिख देते हैं, तो इन सब चीज़ को, जितने भी स्टाइल्स आपने इस पर लगाए होंगे, सब चीज़ को भूल जाएगा और यही स्टाइल्स लग जाएगा। तो देखिए ग्रीन लग चुका है, जबकि इसका देखिए यहाँ पर स्पेसिफिसिटी है 100 और इसका है स्पेसिफिसिटी और 010, इसका कम है, फिर भी इस पर ग्रीन अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इंपॉर्टेंट कीवर्ड को यूज़ किया है। तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या करता है, अपने कहीं भी इनलाइन स्टाइल्स लिखा हो, एडी सेलेक्टर लिखा हो, कोई भी सेलेक्टर से यूज किया हो, जिस पर आप लोग इंपॉर्टेंट कीवर्ड लगा देते हैं, उस वही स्टाइल्स अप्लाई होगा। तो इम्पोर्टेंट हम लोग इसलिए लगाते हैं कि मान लीजिए इंपॉर्टेंट है और सभी चीज़ को ओवरराइड्स करना है, तो इसलिए हम लोग इम्पोर्टेंट लगाते हैं, ठीक। तो ये बहुत रियली यूज होता है, क्योंकि हम लोग ये CSS के जो कैस्केड लेयर्स है, जो CSS के रूल्स है, उसे ब्रेक करता है, क्योंकि जो सोर्स अपीयरेंस है उसके हिसाब से, चाहे स्पेसिफिसिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि सभी उस CSS रूल्स को ये ब्रेक कर देता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है, यदि आप चाहते हैं कि हाँ ये स्टाइल्स लगा रहा है, ठीक, तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड वहाँ पर यूज में आता है। तो ये 4 चीज़ें होती हैं। देखिए यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें, तो समरी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कैस्केड प्रायोरिटी समरी, देखिए ओरिजिन, तो ऑथर देखिए यहाँ पर है, ऑथर का बड़ा होता है ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट्स, मतलब कि यूज़र स्टाइल सेट, तो मैंने यूज़र एजेंट स्टाइल सेट मैंने आपको बताया है। तो मान लीजिए कि ऑथर ने लिखा, तो ऑथर ने अपने स्टाइल्स में एक ही सेलेक्टर को यूज़ कर उसमें बहुत सारे स्टाइल्स दे दिए, तो कौन सा विन होगा, सोर्स ऑर्डर में देखा जाएगा, तो लास्ट रूल विन्स होगा, मतलब सबसे जो लास्ट में आया होगा। यदि सबसे जो लास्ट में आएगा, यदि अलग अलग आपने दे दिया, एडी सेलेक्टर यूज़ किया, क्लास सेलेक्टर यूज़ किया, टाइप सेलेक्टर यूज़ किया, तो अब देखा जाएगा स्पेसिफिसिटी, तो जिसका स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होगा वह अप्लाई होगा। यदि इन तीनों को रूल्स को ब्रेक करना है तो आप लगा देंगे इंपॉर्टेंट कीवर्ड, तो जहाँ इंपॉर्टेंट कीवर्ड लग गया उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस लग जाएगा, हो जाएगा, और उसी का स्टाइल से अप्लाई होगा। तो इसको कहते हैं कैस्केड प्रायोरिटी समरी। तो देखें ये वीडियो कितना इम्पोर्टेंट था, इसमें इसे देखता है कि कौन सा स्टाइल्स अप्लाई होने चाहिए जब कॉन्फ्लिक्ट्स हो, एक ही एलिमेंट पर आप लोग बहुत अलग अलग स्टाइल्स देने लगे, ठीक, तो कौन से स्टाइल्स अप्लाई होने चाहिए। तो ये 4 चीज़ें मैटर करती हैं, इंपॉर्टेंस, स्पेसिफिसिटी और सोर्स ऑर्डर और ओरिजिन, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज इनहेरिटेंस इन CSS। तो हम लोगों ने कैस्केड पढ़ लिया, इस
स्पेसिफिसिटी पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट कीवर्ड पढ़ लिया, ऑरिजिन पढ़ लिया, ठीक। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इनहेरिटेंस मीन्स दैट सम CSS प्रॉपर्टीज अप्लाइड टू अ पेरेंट एलिमेंट ऑटोमेटिकली पास डाउन बाय इट्स चिल्ड्रन एलिमेंट्स। तो आपने इनहेरिट शब्द सुना होगा, ये जो पेरेंट्स से उसके चिल्ड्रन में आता है, तो ये उसी से निकल के आया है इनहेरिटेंस। तो जैसे कि बायो में भी आपने सुना होगा कि इनहेरिट एक शब्द होता है जो जैसे कि पिता चाहे पेरेंट्स का आँख का कलर कौन सा है, पपिल का, वो डिसाइड होता है उसके जो चिल्ड्रन होंगे उसमें हेयर का कलर क्या होना चाहिए, जो उसका ईयर है वह कैसा होना चाहिए। तो सब ये सब इनहेरिट होते हैं अपने पेरेंट्स से। तो जो आपका बाल कलर है, पपिल कलर, ये सब आपके पेरेंट्स से इनहेरिट होते हैं, चेहरे का थोड़ा कलर्स भी, ठीक। तो सब पेरेंट्स इनहेरिट होते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट ये CSS में भी है, तो इसे हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। तो CSS के कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो यदि पेरेंट में हैं तो चिल्ड्रन में भी ऑटोमेटिकली लग जाएंगे, तो वे अपने पेरेंट्स से इनहेरिट हो जाएंगे। तो वहीं यहाँ पर लिखा है, इनहेरिटेंस मीन्स दैट सम CSS प्रॉपर्टीज अप्लाइड टू पेरेंट एलिमेंट ऑटोमेटिकली पास डाउन आर इनहेरिटेड बाय इट्स चिल्ड्रन एलिमेंट्स। तो देखिए, तो कौन कौन से इनहेरिटेड, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इनहेरिटेड होते हैं, मतलब कि अपने पेरेंट एलिमेंट को स्टाइल अप्लाई कर दिया गया तो चिल्ड्रन में भी अप्लाई हो जाएंगे। देखिए कलर इनहेरिटेड होता है। देखिए यहाँ पर मैं बनाता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर टिप बनाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ H1 FROT फ्रंट एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक। और यहाँ पर एक और मैं डिप बनाता हूँ, पैराग्राफ लिखता हूँ लॉरेन 10, ठीक। तो देखिए इस डिप को हम लोग कुछ क्लास देते हैं, PRENT पेरेंट, ठीक। और ये क्या है, क्लास चिल्ड्रन, क्योंकि इस डिप का पेरेंट कौन हुआ, इस जो पेरेंट क्लास लगा हुआ है। तो देखिए मैं पेरेंट यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, पेरेंट को मैं देता हूँ कलर ब्लू। तो देखिए सब पर ब्लू लग चुका है, ठीक। तो ये इनहेरिट होते हैं, जो कलर होते हैं इनहेरिट। यदि पेरेंट पर लगा दिया तो उसके जितने चिल्ड्रंस होंगे उसमें ऑटोमेटिकली कलर सेट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर ब्लैक था लेकिन यहाँ पर ब्लू लग चुका है, क्योंकि कलर इनहेरिट होता है अपने पेरेंट्स से। तो उसके पेरेंट्स ने देखा कि पेरेंट का कलर क्या है, ब्लू है, तो इसलिए इस पैराग्राफ का भी कलर ब्लू हो चुका है। तो जैसे मैं इस पर ओवर करता हूँ तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है, इस पर सेलेक्ट कर लीजिए पैराग्राफ को, और यहाँ पर देखिए नीचे आइए तो लिखा भी है इनहेरिटेड फ्रॉम डिव पेरेंट। तो ये दिखा रहा है कि ये कहाँ से इनहेरिट हुआ है। देखिए यहाँ दिखा रहा है इनहेरिटेड फ्रॉम डिव पेरेंट। तो हम लोगों ने किसको सेलेक्ट किया है, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पैराग्राफ को सेलेक्ट किया है, तो वही दिखा रहा है कहाँ से ये कलर इनहेरिटेड हुआ है, तो पेरेंट्स से इनहेरिट हुआ है। तो जो कलर होता है इनहेरिट होता है। जो फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे फ़ॉन्ट फैमिली, तो आपने फ़ॉन्ट फैमिली बॉडी में लगा दिया कुछ भी, तो पूरे एलिमेंट्स पर लग जाएगा। जैसे कि इसी में पेरेंट है तो इसमें हम लोग फ़ॉन्ट फैमिली लगा देते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली बिल फ्रेंड्स, ठीक। तो देखिए यहाँ पर भी फ़ॉन्ट फैमिली इसके चिल्ड्रन में भी लग गया। देखिए ये इसका चिल्ड्रन ही तो कहलाया, ग्रैंड चाइल्ड कहलाया, क्योंकि इसका पेरेंट तो चिल्ड्रन है और इसका भी पेरेंट ये है। तो ये देखा जाए तो पैराग्राफ जो है ग्रैंड चाइल्ड कहलाया। तो लेकिन कहलाया तो चाइल्ड ही ना, तो वह इनहेरिट हो गया। तो फ़ॉन्ट फैमिली भी क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं अपने पेरेंट्स से। तो यहाँ पर लिखे दिखा रहे हैं इनहेरिटेड फ्रॉम, कलर भी इनहेरिट होते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली भी इनहेरिट होते हैं। जितने भी फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, फ़ॉन्ट वेट, ठीक, और भी जितने फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो सब इनहेरिट होते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट वेट और क्या क्या होते हैं, फ़ॉन्ट FONT, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट स्टाइल, ये जितने भी फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ होते हैं इनहेरिटेड होते हैं। मतलब कि पेरेंट में आपने लगा दिया तो चिल्ड्रन में वे स्टाइल्स अप्लाई अपने आप ही हो जाएंगे। और देखिए लाइन हाइट, तो लाइन हाइट में मैंने बताया था कि पैराग्राफ के बीच में जो लाइन स्पेस जो क्रिएट करता है उस हम लोग लाइन हाइट से देते हैं। और टेक्स्ट अलाइन, तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन हम लोगों ने दे दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो हम लोगों ने पेरेंट को दिया है तो इसके चिल्ड्रन में भी इनहेरिट हो जाएगा और इसके जो पैराग्राफ का टेक्स्ट लाइन है वो सेंटर हो जाएगा। तो देखिए सेंटर हो गया।
इस पैराग्राफ का भी टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो चुका है। और जैसे ही मैं इसे अनकमेंट करता हूँ तो देखिए ये हट गया। देखिए अभी टेक्स्ट अलाइन क्या है, लेफ़्ट है, अलाइनमेंट इसका पूरा लेफ़्ट है। अब मैं पेरेंट पर इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर करता हूँ तो पेरेंट में भी हुआ और साथ में उसके चाइल्ड में भी हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि कुछ ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इनहेरिटेड होती हैं। लेटर स्पेसिंग भी इनहेरिटेड होता है, वर्ड स्पेसिंग भी इनहेरिटेड होता है। और यहाँ पर देखिए नॉट इनहेरिटेड बाय डिफ़ॉल्ट। तो इन सब के अलावा और भी कुछ होते हैं जो इनहेरिटेड होती हैं। इन सब के अलावा जो बच गए इनहेरिटेड नहीं होते हैं। जैसे कि मार्जिन, आपने बाहर जैसे कि पेरेंट पर मार्जिन लगाया है तो उसके चिल्ड्रन पर मार्जिन अप्लाई नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे मैंने पेरेंट पर मार्जिन लगाया, मार्जिन 20 पिक्सल्स, तो देखिए यहाँ पर लग गया 20 पिक्सल्स। देखिए यहाँ पर नहीं दिखा रहा है कि ये इनहेरिटेड नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर वो ग्रे कर दिखा रहा है। तो मार्जिन, पैडिंग और आउटलाइन और जितने भी सब हैं वे इनहेरिटेड नहीं होती है। तो यदि आप चाहते हैं कि ये इनहेरिट ना हो तो आप उससे दे भी सकते हैं। जैसे पैराग्राफ चाहते हैं उसका कलर इनहेरिट ना हो, आप लिख सकते हैं कलर और यहाँ पर लिख सकते हैं इनिशियल। तो देखिए इनिशियल से कलर ब्लैक हो चुका है और यहाँ से देखिए यहाँ से कलर ब्लैक हो चुका है क्योंकि हम लोग दिखा रहे हैं कि इस जो फ़ॉन्ट इसका कलर जो इनहेरिटेड हुआ है इनहेरिट ना हो। यदि आप चाहते हैं कि इनहेरिट हो तो आपको इनहेरिट लगाना पड़ेगा। तो इनहेरिट, तो फ़ॉन्ट कलर तो बाय डिफ़ॉल्ट ही इनहेरिट होता है। जिसे आप इनहेरिट करना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी पर इनहेरिट लिख दें और चाहते हैं कि इनहेरिट ना हो तो उस पर आप इनिशियल लिख दें, ठीक। तो आपने इस वीडियो में अच्छी तरह से समझ लिया कि एक एलिमेंट पर बहुत से स्टाइल्स अप्लाई हम लोग करते हैं तो कौन सा अप्लाई स्टाइल्स विन होगा, इनहेरिटेंस किससे कहते हैं, कैस्केड किससे कहते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल सेट्स में कैस्केडिंग जो वर्ड है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीख लिया और अपने से प्रैक्टिस कीजिए और डॉक्स पढ़िए और W3 स्कूल्स पर देखिए कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है। किसी और चैनल का भी यूट्यूब वीडियो देखिए कैस्केडिंग और इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़िए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।